हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में वीडियो लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में मैंने बताया था आपको काफ़ी कुछ। और मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं क्या और क्यों आता है, काफ़ी कुछ डिटेल बातें हुई हम लोगों की। साथ ही साथ जहां मैंने आपको एंड किया था उसमें मैंने बातें बताई थी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जो एनर्जी ऑर्डर है, वो दो टाइप की चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। मैं एक बार थोड़ी सी बात दोबारा रिपीट करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिग्मा की अगर हम बात करें, सिग्मा जो बॉन्डिंग वाला पार्ट था, मैं पी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो पाई बॉन्डिंग थी और उससे ज़्यादा एनर्जी पाई स्टार वाले की थी, और उन सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार की थी। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी सिग्मा, फिर पाई, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, ये एक एनर्जी ऑर्डर हम लोगों ने बनाया था। और इसके बेसिस पे मैंने दो बातें आपको बता दी थी कि हम लोग जब बात करते हैं सिग्मा 1s से ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की थी, उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2s, और फिर उससे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक तो बहुत आसान था। और फिर आपके पास सिग्मा 2p z आता है, बिकॉज z प्रिंसिपल एक्सिस था। उसके बाद पाई 2px और पाई 2py, दोनों की एनर्जी बराबर होती है। क्यों होती है उसका रीजन मैंने बताया था। उसके बाद पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py ऑल्सो, दोनों का बराबर एनर्जी होगा। और फिर फाइनली सबसे लास्ट में सिग्मा 2pz आता था। एक यहाँ पे जरूर पॉइंट आता था कि ये सर सबसे ज्यादा कैसे हो गया एनर्जी में, जबकि पाई बॉन्डिंग तो ज्यादा होगा। बट इसके बारे में थोड़ा हम लोग और भी एक्सप्लेनेशन देंगे, सिमेट्री के बेसिस पे ये बात थी। तो इन सब को ये मैंने बताया था आपको, और एक केस बताया था कि 2s2p मिक्सिंग जैसा केस जो होता है, 2s2p मिक्सिंग में यहाँ तक चीजें कॉमन होगी, केवल यहाँ पे ये इंडक्टेंस आ जाएगा। मतलब आपको इसके बाद एनर्जी पाई 2px एंड पाई 2py, और उसके बाद एनर्जी सिग्मा 2pz की, और फिर उसके बाद पाई स्टार 2pz एंड पाई स्टार 2py, और फिर वैसे ही जैसे सब बाकी था। ठीक है, तो मैंने आपको बोला भी था कि आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को कर लीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकाल लीजिएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता था, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, आप इस तरह से पूरा बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्यों बनाया गया था, कैसे बना था, वो मैंने बताया था आपको। तो यहाँ तक तो मैंने पिछली क्लास में आपको बातें बता दी थी, और आपने काफी कुछ हद तक उसको सीखा है, समझा है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, इस पे सब बातें हमने की थी। आज मैं इस पे कुछ और बातें आपको बताने जा रहा हूँ। और एक आज सबसे इम्पोर्टेंट बात की 2s2p मिक्सिंग जैसा केस क्या है और कहाँ पे होता है। मैंने ये बात भी बताई थी आपको कि B2, C2 और N2 जैसे एटम जो हैं, या आप बोल सकते हो नाइट्रोजन से नीचे जितना भी है, चूंकि वो यहाँ तक कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए हम लोग इसको नहीं कंसिडर करते, लेकिन होता तो सभी में। तो ये जनरल वाला कन्फिग्रेशन है और ये 2s2p मिक्सिंग वाला है। ठीक, दोनों पे बेस्ड आपको बहुत सारे मैंने बोला था कि आप सबके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिएगा, सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लीजिएगा। ऐसी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं बहुत सारी, उस पर भी मैं एक एक करके आऊँगा। अब मैं कुछ छोटी छोटी बातें दोबारा से बताने जा रहा हूँ कुछ जगह पे, और फिर हम लोग बात करेंगे कि ये जो बॉन्डिंग जिसकी हम बात 2s2p मिक्सिंग की कर रहे हैं वो क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, उन सब पे आएंगे। तो ये तो फिलहाल मैं आपको पिछली क्लास बता चुका था, तो मैंने केवल एक बार याद दिलाने के लिए कि हम लोग यहाँ से ऑन हो रहे हैं। अब मैं जरा एक बार जो हम लोगों ने ऑर्बिटल्स पढ़े थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उसको मैं जरा 2 मिनट और बताता हूँ आपको कुछ। मैंने आपको एसएस ऑर्बिटल बताया, तो मैं एक बार सबके बारे में बताता हूँ। जैसे सिग्मा
1s जब हमने बनाया तो सिग्मा 1s कैसा था, सिंपली ऐसे था, न्यूक्लियस थे ये दोनों और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस था और दोनों सेम होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, सेम फेज होता है। तो सिग्मा एस की बात कर गए। सिग्मा स्टार अगर 1s है, 1s 2s से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक ही जैसा है। तो आपको मैंने बताया था कि आप न्यूक्लियस के बाहर साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप दिखाते हैं ज़्यादातर, तो ये न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस अपोजिट वाला फेज होगा। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ये ऐसे है ना, ये जो आप बना रहे हैं वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगा, ठीक। तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये मैंने एस की बात की। अब इसी तरह से जरा मैं सिग्मा 2pz की बात कर देता हूँ, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड बनाया था आपने, तो याद है आपको ऐसे हम लोगों ने बनाया था, है ना। तो ये प्लस प्लस होगा, ये न्यूक्लियस हो गए और यहाँ माइनस माइनस रहा होगा और मैंने इसको इलोंगेटेड करके एक साथ बना दिया था। तो ये आपके पास ऐसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू ऐसे यहाँ पर बना होगा। शॉर्ट फॉर्म में आप अगर देखें तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे बनाया गया, ठीक है ना। ये प्लस है, यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसके एंटी बॉन्डिंग को जो हमने बनाया था तो वो क्या है, 2pz को ही मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फिर मैंने बताया था कि ये छोटा लोब्स आ जाता है, प्लस रहा होगा, ये माइनस रहा होगा और यहाँ पे भी इसी तरह से माइनस रहा होगा, ये प्लस रहा होगा। तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, ऐसे। ये क्या है, इस एंटी बॉन्डिंग। इसके अलावा पाई 2px यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब x और y एक ही बात है, तो इसमें कैसे बनाया था हम लोगों ने, याद करो आप, दोनों न्यूक्लियस के बीच में ये ऐसे लोब्स आ गया था, एक पॉजिटिव था नेगेटिव था, ऐसे नोडल प्लेन था बीच में, याद है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ बनाया था और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग को जब हमने बनाया तो उसमें क्या किया था, ऐसे लोब्स दिखाए थे और इस तरह से यहाँ पे, और बताया था यहाँ प्लस ये माइनस, तो ये माइनस ये प्लस, दूर अपोजिट साइड दूर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ये ऐसे दिखाएंगे आप। और मैंने बताया था यहाँ दो नोडल प्लेन आपके दिख जाते हैं, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये, ठीक है ना। ये मैंने सभी ऑर्बिटल क्यों बनाए, क्योंकि एक छोटी सी बात हम लोग और ऐड कर लेते हैं। देखिए मैं चाहता तो आपको सब उसी समय बता देता, बट एक साथ सब चीजें जब एक साथ आ जाती तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आती है, तो इतनी जल्दी में नहीं चलना। अब एक बात आती है सिमेट्रिकल सिमेट्री अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इसका मतलब जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसके अलोंग सिमेट्री का होना, इन ऑर्बिटल्स की जो ज्योमेट्री बनी है क्या वो सिमेट्रिकल है, किसके अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसके अबाउट अगर आप उसको रोटेट करते हैं या उस पर रोटेशन करते हैं, चेंज करते हैं, तो क्या वो सिमेट्रिकल रहेगा, वो हमें देखना है। इसका जरा मैं मतलब समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आया, तो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करता तो इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, प्लस प्लस तो सेम ही है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैसा हो जाता है, सिमेट्रिकल। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिमेट्रिकल किसके रिस्पेक्ट में, अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यानी जब मैंने अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को, मान लीजिए ये एक्सिस हमने एक्स एक्सिस मान ली और ये लोब्स है और ऐसे में रोटेट कर रहा हूँ तो ये सिमेट्रिकल ही है, एक जैसा है, ठीक है। तो ये आपको सिमेट्रिकल दिखता है। इसी तरह से अगर आप माइनस ही सही, यहाँ पे ये प्लस था तो, लेकिन अगर आप रोटेट करेंगे तो माइनस माइनस इधर ही रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, तो ये भी सिमेट्रिकल ही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो सिमेट्रिकल यहाँ भी है। इस पे जरा आते हैं, ये प्लस प्लस था पूरा फेज, इसको मैं दिखाने के लिए यहाँ माइनस, ये माइनस, तो क्या इसमें अगर रोटेशन करेंगे अबाउट द एक्सिस तो कोई बदलाव आएगा, रोटेट होने के बाद इधर माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस प्लस दोनों साइड है, इधर भी माइनस, तो यहाँ भी सिमेट्रिकल ही है, कोई चेंज नहीं आने वाला, ये भी सिमेट्रिकल है, ये एक ही बात है
है ना, ये तो मैंने और करके लिखा। यहाँ पे जरा आते हैं, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, मतलब एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल ही होगा, तो यहाँ भी सिमेट्री आपको दिख रही है। तो प्रॉब्लम आएगी कहाँ पे, यहाँ पे आ जाता है। इस एक्सिस के अबाउट जैसे आप रोटेट करोगे, माइनस वाला ऊपर प्लस वाला नीचे, तो ये एसिमेट्रिकल होगा। क्या बोलेंगे हम, एसिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिकल ना होना, है ना, एसिमेट्रिकल। इसी तरह से अगर आप इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करने लगे, ये प्लस माइनस अपोजिट है, ये भी कैसा होगा, एसिमेट्रिकल। ठीक है, तो इसको हम लोगों को यहाँ पे समझना चाहिए। तो ये सिमेट्री और एसिमेट्री का थोड़ा आइडिया आप लोगों को हो जाना चाहिए। तो एक काम करिए, आप पहले जरा इनको एक बार दोबारा फिर बना लीजिए, प्रैक्टिस करनी है आपको, तो बना के उसको सिमेट्री और एसिमेट्री एक बार लिख लीजिए। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब एक छोटा सा पॉइंट हम लोग इस पे और यहाँ पे बात कर लेते हैं, हालांकि उसकी जरूरत कम दिखती है, बट यहाँ पे एक टर्म होता है जीरेड और अनजीरेड। ये सिमेट्री के बेसिस पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या किसी भी ऑर्बिटल को नॉमिनेट किया जाता है। तो जीरेड मतलब जी से सब्सक्रिप्ट किया जाता है और इसको यू से लिखा जाता है, ऑर्बिटल के नीचे लिख दिया जाता है। तो ये जीरेड अनजीरेड क्या होता है, जीरेड एक्चुअल आप इवन और ऑड का ही एक दूसरा फॉर्म समझ सकते हैं। ये इवन और ये ऑड है, तो ये इवन ऑड किस बेसिस पे है मैं उसको समझाता जाऊं। जैसे मान लीजिए आपने ये एक मॉलिक्यूल, ये जो ऑर्बिटल था बनाया, तो अगर हम एक्सिस के अबाउट, और वो एक्सिस दोनों हो सकती है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस भी या कोई भी ऐसी एक्सिस जिसके अबाउट मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल अगर दिख जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, सॉरी जीरेड। अगर सिमेट्रिकल दिख जाता है तो वो जीरेड हो जाएगा, और अगर वो किसी भी एक्सिस के अबाउट अपोजिट दिख जाता है तो वो अनजीरेड होगा। जैसे मैंने इसकी बात की, तो ये प्लस प्लस है, तो आप इस एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्री था ही, लेकिन अगर आप इस तरह से भी प्लेन अप्लाई कर दें तो ये भी कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो आप जो ये ऑर्बिटल बनाएंगे वो कैसा होगा, जीरेड। क्या बोलेंगे हम लोग, जीरेड ऑर्बिटल। ठीक, तो इस तरह से लिखा जाता है, सिग्मा 1s और ये साथ में जी सब्सक्रिप्ट की तरह लिख दिया जाता है। अच्छा, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, इसके अबाउट वे तो सेम है, लेकिन ये आप अगर प्लेन देखें तो यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट ही अलग अलग दिखेगा आपको परपेंडिकुलर प्लेन में। तो ये अनजीरेड होगा। क्या बोलेंगे आप इसको, अनजीरेड। सिमेट्रिकल तो था, ये सिमेट्री अलग बात है, ये ध्यान रखिएगा, ये अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की सिमेट्री की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आप प्लेन रख रहे हैं तो अलग अलग दिख रहा है आपको, ठीक है ना, तो ये अनजीरेड होता है। इसी तरह से इसको अगर आप ध्यान दो, तो अगर ऐसे प्लेन भी अप्लाई करो तो माइनस माइनस मतलब सेम है, तो ये भी कैसा है, जीरेड बता दोगे, है ना, ये एक ही बात है। लेकिन अगर आप इसकी बात करो, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस डिफरेंट है, ये कैसा होगा, अनजीरेड। ठीक, तो ऐसे आप इसको जीरेड, जैसे ये है, तो इसमें अगर आप इसको ब्रेक भी करें तो ये अपोजिट है, अलग अलग है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग वाले में अनजीरेड है, सिमेट्रिकल नहीं है ना। जबकि यहाँ क्या होगा, आप अगर ऐसे प्लेन अप्लाई कर दें ये वाला, तो ये दोनों क्या होगा, सेम हो गए, तो ये जीरेड आ जाएगा। तो ये थोड़ा अलग बात है, मतलब आपको एक प्लेन अप्लाई करना है, और अगर इस पे अभी आपका एक कंफ्यूजन ना निकल पाए तो आपको इतना परेशान नहीं होना है। मैंने एक जनरल बात समझा दी कि अगर किसी मॉलिक्यूलर की जो सिमेट्री है, चाहे मॉलिक्यूलर में हो या किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में भी हो, अगर उसमें कोई एक ऐसा प्लेन आप लाते हैं जिस प्लेन के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख जाता है, तो सिमेट्री अगर आ जाता है तो वो कैसा हो जाएगा, उस पार्ट को हम, जिसमें सिमेट्री आ जाएगी उसको जीरेड बोल देते हैं, जिसमें सिमेट्री नहीं आती है उसको हम लोग अनजीरेड बोलते हैं, एक तरीके से इवन ऑड, है ना। तो फिलहाल इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम जीरेड अनजीरेड को बाद में भी कई बार समझ सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को भी समझ में आए वो प्रैक्टिस केवल करें, बार बार इसको देखें जो मैंने बताया। मैं फिर रिपीट कर दूं, जीरेड अनजीरेड क्या देखना आपको क्या करना है, पूरे मॉलिक्यूल की सिमेट्री में ये देख लेना है कि कहीं पे अगर सिमेट्री डिफरेंट है, जैसे प्लस प्लस दिख रहा है सेम, जीरेड होगा। यहाँ पे प्लस माइनस डिफरेंट अलग अलग है ना, आप इसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलाउंग नहीं बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर अपोजिट है, अनजीरेड है। यहाँ पे क्या है, ऐसे आप दिखा रहे हैं तो माइनस माइनस सेम होगा इस तरह से, तो ये जीरेड हो गया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपोजिट हो रहा है तो अनजीरेड है। ऐसे देखो यहाँ पे क्या है, ये आपके पास अनजीरेड है, सिमेट्रिकल नहीं है, जबकि यहाँ पे
इस तरह से आप देखो अरेंज कर दीजिए तो ऐसा ऐसा ये जीरेड हो जाएगा। तो इस तरह की बात हम लोगों को जाननी है। चलिए अब मैं इन सबसे अलग हटके कुछ नई बातें आपको और समझाता हूँ। अच्छा, अब हमने अभी तक क्या आपको प्रैक्टिस कर लेना था, एक तो हर तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने बता दिया था, और हमने साथ ही साथ ये भी बात की है बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, कॉन्फ़िगरेशन के बाद पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आप सब निकाल सकते हैं। तो इन सबको खूब प्रैक्टिस करिए क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब मैं कुछ और बात आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनता है, इसको जरा समझिएगा ध्यान से। ये वही चीज है बट मैं कुछ अलग तरीके से आपको समझा रहा हूं। जब हमने 1s और 1s को जोड़ा तो आपने सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए। यहाँ पे ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे और इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया। आपको एनर्जी का तरीका पता है, तो दरअसल इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1s ऑर्बिटल, ये यहाँ पे 1s ऑर्बिटल, ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इनकी अभी एनर्जी क्या है, बराबर है। इसको ग्राफिकली आप ऐसे समझेंगे, है ना। अब क्या होता है जब ये दोनों जुड़ते हैं तो यहाँ पे जुड़कर एनर्जी बढ़ जाती है और उतनी एनर्जी यहाँ पे घट जाती है। मतलब दोनों जब जुड़ते हैं तो इसमें बॉन्डिंग जो आता है सिग्मा 1s, ये मॉलिक्यूलर, और ये एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा स्टार 1s, तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी ज्यादा होती है और इसकी एनर्जी कम। तो दोनों मिले, दोनों के मिलने का केस क्या है, दोनों मिलके एक बार एनर्जी बढ़ा देंगे और दोनों मिलके एक बार एनर्जी घटा देंगे। घटाने का मतलब बॉन्डिंग और बढ़ने का मतलब एंटी बॉन्डिंग। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो आप लेवल बराबर में दिखा रहे हैं, अगर ये डेल्टा डैश मान लो मैं और ये डेल्टा मान लो, तो डेल्टा इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा। इसके बारे में बाद में हम लोग बात कर लेंगे। मतलब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं और वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो डीस्टेबलाइजेशन जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टेबलाइजेशन, हमेशा ध्यान रखना। तो ये वैल्यू हमेशा ज्यादा, इन जनरली हम इक्वल बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये ज्यादा होता है। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो करें तो वहां इस तरह की बातें लिखी रहती है। तो ये एनर्जी का ऑर्डर मैंने बनाया, तो हमारे पास ये अभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, और फिर जब हमने इनको जोड़ दिया तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग वाला था नीचे आया, और ये क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग वाला। तो ये दो मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। जैसे मान लीजिए मुझे H2 के बारे में एक्सप्लेनेशन देना था, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पे 1s, यहाँ 1s1 ऐसे था, तो पहले मैंने ये एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाया, यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब जब कंबाइंड हो गया तो बात आ गई अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, इस तरह। तो अब इनमें अब ये ऑर्बिटल्स है, तो पहले मैं इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करूंगा, इन्हीं में दोनों इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, उसके बाद हम इस पे आएंगे ना। तो इस तरह का पूरा मॉलिक्यूलर डायग्राम किसका बन गया, ये H2 का, ठीक है, बात समझ आ गई। H2 का हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये एंटी बॉन्डिंग वाला एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स आप दिखा रहे हैं, H2 के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं है। तो ये सब बातें आपको इस तरह से भी आनी चाहिए, है ना। तो इसी को थोड़ा और बढ़ाएंगे। अब जैसे ये मैंने तो 1s की बात की, तो ऐसे तो 2s वाले भी होंगे, लेकिन अगर ध्यान दो, जैसे मैंने ये 1s का बना दिया, तो मैं इसी तरह से अब जरा एक दूसरा पार्ट बना रहा हूं। देखिए किधर है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मेरे पास 1s और यहाँ पे 1s है, ठीक। तो दोनों से कंबाइन करके मैंने यहाँ पे एक सिग्मा 1s की बात कर दी और यहाँ पे सिग्मा स्टार 1s की बात कर दी, ठीक। अच्छा, 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2s की, तो मैं 2s वाले को यहाँ दिखाऊंगा ऐसे,
और फिर ये भी दोनों क्या होंगे ऐसे, और ये दोनों भी ऐसे यहाँ पे बनेंगे। तो ये क्या बन गया सिग्मा 2s, और यहाँ क्या बन गया सिग्मा स्टार 2s। तो ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, ये एनर्जी इस तरह से आप बढ़ा रहे हैं। तो ये डायग्राम है। ऐसे 2p भी होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको समझाने के लिए आपको समझा दूं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ Li2, तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, 1s2 2s1। तो ऐसे ही दूसरे लिथियम में भी 1s2 और 2s1 हो गए। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे 1 1। ठीक। अब जब आपने कंबाइन किया, ऐसे ऐसे बना दीजिए इसको, तो जब कंबाइन कर दिया तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ गए। अब आपको टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रखने 2 4 यानी 6 का अरेंजमेंट करना। तो पहले आप सबसे कम एनर्जी में, उसके बाद आप आए तो 2 यहाँ पे और रख दिया आपने, फिर उसके बाद कहाँ रखेंगे यहाँ पे वैकेंट रहेगा। तो इस तरह से अरेंजमेंट्स आपको रखने हैं, बिकॉज ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। समझ रहे, एनर्जी ग्राफ आप ऐसे बनाएंगे। तो ये पहले एक बार इसको लिख लीजिए कैसे बनाया जाता है। मैं भी बताऊंगा इसके पीछे का रीजन क्या है, पहले आप इसको नोट करिए। थोड़े से देखने में आपको काफी स्टैंडर्ड लगेगा, आपको लगेगा कुछ आपने आईटी जैसा कुछ पढ़ लिया है, बट ऐसा कुछ खास नहीं है, वैसी ही चीज है, बट मैंने ग्राफ में बना दिया है। एनर्जी का एक ऑर्डर दिखाया है और कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बताया। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं एक काम करूंगा, मैं p ऑर्बिटल्स को जोड़ूंगा जरा, ठीक है ना। p में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, तो उसको जरा समझाते हैं। और ये जब आप समझ लेंगे तो बेहतर होगा कि आप 2s2p मिक्सिंग को जान पाएंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, 1s को हटा देता हूँ, है ना। 1s तो आप जान ही गए 1s में होगा। तो मैं एक डायग्राम जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे समझिएगा। यहाँ 2s को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ये 2s बना दिया। तो इसमें एनर्जी यहाँ पे ऐसे डीस्टेबलाइज कर दी मैंने, और यहाँ पे एनर्जी इसी तरह से, सॉरी स्टेबलाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सिग्मा 2s है स्टार वाला, और यहाँ सिग्मा 2s बॉन्डिंग वाला, ठीक है। अब इसके बाद जरा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे px py और pz की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा 2x ऐसे बना दिए, और ऐसे ही यहाँ पे भी 3 ऑर्बिटल है, ये 2px, ये 2py, ये 2pz। ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, इससे ऊपर तो होंगे। अब जब आप इन तीनों को मिक्स कर रहे हैं, तो अभी मैं 2s2p मिक्सिंग नहीं कर रहा हूँ, बिना मिक्सिंग के दिखा रहे हैं। तो मिक्सिंग के बिना क्या होता है, पहले ये आपके पास एक पार्ट आएगा, और आपको याद है इसके बाद कौन सा रहता है सिग्मा 2pz। तो जितना ही जुड़ा है उतना ही डिस्टेबलाइज होगा, सबसे ऊपर वही आएगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। और फिर ये दो एक जैसी एनर्जी के होंगे, तो फिर ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है उतनी एनर्जी में आपने यहाँ पे 2 बना दिए। बात समझ आ गई। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ने पर जितना स्टेबलाइजेशन होता है, जितना ज्यादा स्टेबलाइजेशन पे आप बढ़ोगे उतना ही ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन में बढ़ोगे। इसीलिए जैसे सिग्मा 2pz जब बहुत स्टेबल होता है, तो उसके साथ साथ सिग्मा स्टार 2pz उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा सबसे बाहर की साइड पे कौन चला गया था सिग्मा 2pz। तो जैसे मैंने ये इसको थोड़ा सा और नीचे ले आए, थोड़ा सा बनाने में ठीक लगेगा आपको, ठीक। अब जरा मेरी बात समझिए, इसको मैं थोड़ा सा ब्लॉक वाइज बना देता हूँ, आपको समझने में आसान रहेगा। ये ब्लॉक हो गया, ये एक ब्लॉक है,
ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे ये एक ब्लॉक हो गया, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स हो गए, यहाँ पे भी 2 ऑर्बिटल्स हो गए, और यहाँ पे भी 1 ऑर्बिटल्स हो गया। ऐसे बना दें, ठीक है ना। ये कौन है, पाई 2p x पाई 2p y। यहाँ क्या हो गया, पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y। इसको ध्यान समझते जाइएगा, थोड़ा सा क्लियर भी बनाइए। ये जो हमने दिखाया है वो विदाउट 2s2p मिक्सिंग है, विदाउट 2s2p मिक्सिंग। इसमें हम जो प्योर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ हम मिक्सिंग नहीं दिखा रहे। ये एनर्जी का ऑर्डर था, आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे ही इसको दिखाना है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन भरने, तो आप पहले 2 इधर भरेंगे, फिर 2 इधर भरेंगे, फिर 2 आ जाएंगे, फिर एक एक करके भरेंगे। अगर ज्यादा होगा तो फिर पेयरिंग करेंगे, उसके बाद फिर इसका नंबर, फिर लास्ट में यहाँ पे नंबर। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। अब एक बात जरा समझिए, 2s2p मिक्सिंग में होता क्या है, पहले उसको समझना होगा, है ना। तो मैं एक बात पहले समझा दूं। एक्चुअल क्या होता है, जैसे आप ऑर्बिटल ही मैच कर रहे हैं, ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं ना यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने ये 2s और 2s देखा, तो जब ये इक्वल एनर्जी के होते हैं तभी तो ये मिक्स हो रहा है और इस तरह से ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। तो ऐसे ही अगर किसी एटम के अंदर s और p ऑर्बिटल्स, यानी 2s और 2p, क्योंकि 2s की ही बात हम करेंगे, थर्ड शेल पे हम जाते ही नहीं। तो अगर s और p के ऑर्बिटल्स की एनर्जी काफी क्लोजेस्ट हो जाए, उसका एनर्जी गैप बहुत कम हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, कुछ s और p का मिक्सिंग भी हो जाता है कुछ एटम के अंदर, सबके अंदर नहीं होगा। अच्छा, ये कहाँ होगा, ये उन एटम्स के अंदर होगा जहां पर s और p ऑर्बिटल्स की एनर्जी काफी क्लोजेस्ट होगी, ज्यादा गैप नहीं होगा। तो ऐसा किस जगह होता है, तो जब प्रैक्टिकली ये देखा गया, देखिए मैं फिर बात समझा दूं, हम सब जब कुछ ये बताते हैं तो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं किसी थ्योरी के रेस्पेक्ट में। पहले चीजें हमें पता चलती हैं, बाद में हम एक्सप्लेनेशन देते हैं। ऐसा नहीं कि पहले हमें 2s2p मिक्सिंग पता चला और बाद में हम कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 2s2p मिक्सिंग में क्या था, जैसे मैं आपकी यहाँ पे बात करूं, तो लेट से मान लीजिए मैंने लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे मैंने सब एटम बना दिए। तो इनमें से ये मैंने एनर्जी का ऑर्डर बता दिया, मान लीजिए सबकी 2s की एनर्जी का ऑर्डर इस तरह से ग्राफ दिखा रहा है। तो ऐसे ही ये ग्राफ इनके p ऑर्बिटल्स का भी है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चला जाता है। तो दरअसल ये बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये तीनों इसके बहुत क्लोजेस्ट रहते हैं। मतलब ये 2p का ग्राफ और ये 2s का, ये सॉरी और एनर्जी का ग्राफ है। तो आप सीधे सीधे ये समझ सकते हैं इन सब का गैप क्या होता है, बहुत क्लोजेस्ट होता है। इन केस ऑफ लाइटर एलिमेंट लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, मतलब इन सब के अंदर इनमें 2s और 2p की जो एनर्जी है बहुत क्लोजेस्ट हो जाती है। और जब क्लोजेस्ट हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि पूरा मिक्स ही हो जाता है, बट दोनों s और p के ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होता है। इससे फर्क क्या पड़ता है उस पर बात कर लें। तो ये दोनों बातें डिफरेंट है, ये तो समझ में आ गया था, ये अलग बात थी। अब मैं यहाँ पे समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे एटम होंगे जिनमें जो लाइटर एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है, 2s और 2p ऑर्बिटल की एनर्जी ग्राफिकली, अगर आप प्रैक्टिकली उसको देखते हैं तो उनकी एनर्जी होती है बहुत क्लोजेस्ट। जैसे ये ग्राफ अगर आप देखो तो इनमें ये ग्राफ है और इसके बहुत क्लोजेस्ट रहता है, बाद में फिर ग्राफ ऐसे होने लगता है, तो इनसे दूरी हो जाएगी ना इन सब में, जबकि यहाँ पे बहुत क्लोजेस्ट रहता है। ये और पास बना लेना। तो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तक, उसके बाद नहीं, नाइट्रोजन तक जो 2s की एनर्जी और 2p की एनर्जी बहुत क्लोजेस्ट रहती है। तो ऐसे केस में दोनों ऑर्बिटल के बीच का इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और इंटरेक्शन से क्या होता है, 2s 2p मिक्सिंग से होगा क्या, मेन तो बात ये है। तो हम वो कन्फिग्रेशन में क्यों चेंज कर रहे हैं, तो मेन अब हम उसी पे आते हैं। हमें ये पता चला कि
इनकी एनर्जी बहुत क्लोजेस्ट जब हो जाएगी तो ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल होता क्या है, आपसे पता है कि जो सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स होंगे, यानी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक जैसे जो ऑर्बिटल्स होंगे सिमेट्रिकल, उनके बीच का रिपल्शन बढ़ जाता है। ये बात जरा समझिएगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फील्स मोर रिपल्शन या मोर रिपेल टू ईच अदर। इसको जरा समझिएगा कैसे। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, ये समझने का तरीका क्या है। अब यहाँ पे हो क्या जाएगा, ये हो गया विदाउट मिक्सिंग वाला केस, समझते जाइएगा, ये विदाउट मिक्सिंग का केस था। अब ये जो मैंने बात लिखी कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे उनमें ऐसा होता है कि वहां पर रिपल्शंस बढ़ जाएंगे। तो एक चीज जरा समझ लेते हैं हम लोग। ये मेरे पास सिग्मा का 2s है और ये रहा सिग्मा का 2pz, समझ गए। तो सिग्मा, दोनों सिग्मा बॉन्ड है, 2pz है, और ये भी सिग्मा 2s है, ठीक। अब ये दोनों सेम हुए ना, सिमेट्रिकल भी हुए और एक ही बॉन्ड है, पाई तो है नहीं। तो सेम टाइप के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो सिग्मा मैंने यहाँ भी ले लिया, इसके अलावा सिग्मा ये ले लिया, बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाले, बाकी सब तो अलग अलग है ना। तो अब इनमें क्या होगा, दरअसल इन्हीं दोनों के बीच रिपल्सन से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच, जैसे ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल, इनका गैप ऐसे बढ़ेगा, समझ रहे बात। ये ऑर्बिटल, जैसे मैं बात मान लूं, इसकी एनर्जी का लेवल यहाँ पे क्या है, ऐसे आप दिखा दें, और इसकी एनर्जी का ऑर्डर यहाँ पे ऐसे बना। तो अब क्या होगा, जब आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे, जब 2s2p मिक्सिंग देखेंगे, तो ये ऊपर आया और ये भी नीचे आया, ये ऊपर आया और ये भी नीचे आया। मैं फिर रिपीट कर दूं, समझा दूं। तो ये जब ऐसे गैप करेगा तो ये वाला जो ऑर्बिटल है इन दोनों को क्रॉस कर जाएगा, इनको क्रॉस कर जाएगा यहाँ पे, और ये वाला भी नीचे आएगा। क्योंकि ये नीचे आएगा, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ये ऑर्बिटल इसको शिफ्ट कर जाएगा तो अब फर्क पड़ जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा, अब ये दोनों ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे और ये ऊपर क्रॉस कर जाएगा। तो इस 2s2p मिक्सिंग के कारण जब ये ऑर्बिटल शिफ्ट कर गया तो उसके कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो मैंने बदल दिया था वहां। चलिए इसको हम लोग और कई बार समझेंगे, ये इतना आसान चीज नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सबसे स्टैंडर्ड बात है। देखिए दो चीजें हैं, आप या तो याद कर लीजिए, सुन के खत्म करिए, इसके एक्सप्लेनेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आते। आप 2s2p मिक्सिंग जानते हैं, नहीं जानते, उस पर बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है, सफिशिएंट है। बट हम लोग चूंकि इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं तो इनको भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला, ये ध्यान रखिएगा कि सिमेट्रिकल ऑर्बिटल होने चाहिए, सिग्मा को पाई से कंपेयर नहीं करेंगे, है ना। सिग्मा 2s लिया हमने तो सिग्मा 2pz ही लेंगे, बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स, इनके बीच रिपल्सन्स बढ़ जाएंगे। मतलब अगर ये ऐसे एनर्जी गैप है, जैसे अभी समझ लीजिए आप, मान लीजिए मेरे इसके ऊपर एक एनर्जी ऑर्बिटल था और हम लोग ये इनके बीच का गैप बढ़ा रहे, तो ये थोड़ा नीचे आया, ये और नीचे आया, तो वो जो ऊपर था वो नीचे आ गया दरअसल अपने से। मतलब इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, इसने इसको कुछ गड़बड़ नहीं किया, लेकिन इनका आपस में गैप बढ़ गया है। तो गैप बढ़ने से ये वाला गैप ऊपर चला गया, ये दोनों नीचे आ गए, ठीक। चलिए एक और बात यहाँ पे हम लोग समझ लें, तो हम क्या केवल इन्हीं पे गैप देखेंगे, इन दोनों के बीच का ही। तो ये जो गैप है आप लिख सकते हो, गैप between sigma 2pz and sigma 2s increases, और इंक्रीज करने के कारण ही क्या होगा, ये गैप, ये सिग्मा 2pz क्रॉस कर जाता है पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी को, ठीक। अच्छा ये तो मैंने बॉन्डिंग वाली बात कर दी, अब मैं जरा बात कर लेता हूं इसकी, सिग्मा 2pz की, एंटी बॉन्डिंग वाले की, है ना, और साथ ही साथ इसकी भी बात कर लेता हूं। तो अब मैं कौन कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, सिग्मा 2pz स्टार वाले की, और साथ साथ सिग्मा 2s स्टार वाले की, एंटी बॉन्डिंग वाले की, ये भी सिमेट्रिकल होंगे, एक जैसे होंगे। तो ये एंटी बॉन्डिंग वाले हैं। अच्छा इसमें क्या होगा जरा,
इसको अब जरा समझिएगा, ये यहाँ पे भी एनर्जी लेवल इसका यहाँ पे, ठीक, और इसका एनर्जी लेवल यहाँ पे। तो अब अगर इनका इनका गैप बढ़ता है तो क्या होगा, इसका गैप थोड़ा नीचे आ गया, मान लीजिए ये यहां से शिफ्ट होके यहां पे आ गया, ठीक, और ये बढ़ के और ऊपर आ गया, मान लीजिए यहां से यहां शिफ्ट होके यहां आ गया। तो इससे क्या किसी को फर्क पड़ा क्या? इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इसलिए आप उसको ध्यान नहीं देते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम इन्हीं को बस लेके फ्री हो जाते हैं, नहीं, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी एनर्जी गैप बढ़ता है, और इनके गैप बढ़ने से ये थोड़ा ऊपर चला जाता है। 2s2p मिक्सिंग से होगा क्या, सिग्मा 2pz जो है उसकी एनर्जी और बढ़ेगी, और ये वाली एनर्जी भी थोड़ी, जिसकी मैंने सिग्मा 2pz की बात की, 2s की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा नीचे आ जाएगी, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एक काम करने जा रहा हूँ, मैं फिर पूरी बात समझाऊंगा, लेकिन आप एक काम करेंगे, पहले तो इसको नोट करिए। पहले एक काम करो, फ्रेश तरीके से पहले आप इसको बना लीजिए, जब जब ये लाइन मत खींचेगा, पहले आप जो जनरल है पहले वो फ्रेश बना लीजिए, इसको मैं लिखाऊंगा, पहले आप ये बना लीजिए। बना लिया। अब आप अलग से हेडिंग डालिए 2s2p मिक्सिंग, उसमें लिखना स्टार्ट करिए। देखिए, इन केस ऑफ लाइटर एलिमेंट, इन केस ऑफ लाइटर एलिमेंट लाइक lithium, beryllium, boron, carbon and nitrogen, in case of lighter elements like lithium, beryllium, boron, carbon and nitrogen element, the energy of s and p orbital, s and p orbital, एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैं s और p की बात करूं तो सेम सेल के s और p की बात कर रहा हूं, मतलब 2s और 2p की बात। तो एनर्जी ऑफ s and p ऑर्बिटल, या 2s and 2p ऑर्बिटल लिख लीजिए, energy of 2s and 2p orbitals are very close to each other, very close to each other. That's why these s and p orbital mix to each other, mix to each other, mix to each other. This phenomena is known as 2s2p mixing of orbital. This phenomena is known as 2s2p mixing of orbital. Next line लिखो, due to this 2s2p mixing, due to this 2s2p mixing, symmetrical and identical molecular orbitals, symmetrical and identical मतलब ये जो सेम symmetrical molecular orbitals feel more repulsion to each other, feel more repulsion to each other, ये important line है ना, feel more repulsion to each other, feel more repulsion to each other. ठीक है, अब आप एक काम करो, इसको ऐसे ही नोट कर लो सो दैट आपको पता रहे, ये एक इस सब ये पूरा इस तरह से नोट कर लीजिए।
हो गया। अच्छा, अब मैं फिर एक बार समझा दूं मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिग्मा 2s की बात की, बॉन्डिंग की बात की है, और यहाँ पे जो बात की है वो सिग्मा 2pz की बात की। तो इन दोनों के बीच की एनर्जी गैप बढ़ेंगे और एनर्जी गैप बढ़ने से ये क्रॉस कर जाता है इसको, ठीक। लेकिन साथ ही साथ ये एंटी बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग का भी गैप बढ़ता है, तो दोनों चीजें बढ़ रही हैं। तो आप एक काम करो, नेक्स्ट लाइन लिखो, ड्यू टू 2s2p मिक्सिंग, ड्यू टू 2s2p मिक्सिंग ऑर्बिटल सिग्मा 2pz and orbital sigma 2s, orbital sigma 2pz and orbital sigma 2s feel more repulsion, feel more repulsion, and also orbital sigma 2pz star and sigma 2s star फील मोर रिपल्शन। आप ये दोनों ऑर्बिटल जरूर लिख लीजिए, किन किन के बीच में रिपल्शन होता है। ये सिमेट्रिकल है, ये बॉन्डिंग वाले हैं, ये एंटी बॉन्डिंग वाले, जिसके कारण ये गैप आता है, ठीक। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स लिख लीजिए। अब जरा एक बात यहाँ पे हम लोग और अच्छे से समझते हैं, जरा एक बार और बना लेते हैं। चलिए, आपने बना लिया, मैं एक बार और बना के आपको समझाता हूँ कहाँ पे क्या करना है। चलिए, तो ये थोड़ा सा पावरफुल, मतलब एक स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है, बहुत स्टैंडर्ड है, कोर रीजनिंग है। तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, बट एक दो बार अच्छे से पढ़ेंगे आप समझ में आ जाएगा। जैसे मैं फिर एक बार समझा दूं, यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, 2s, ठीक है। ये 2s थे, यहाँ भी 2s था। ये ब्लॉक की तरह आप बना लीजिए ताकि आपको समझाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ पे भी एनर्जी है, ठीक। तो ये 2s था, ये सिग्मा 2s है, और ये सिग्मा स्टार 2s है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद आपने ये 3 ब्लॉक बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 3 ब्लॉक थे और दोनों को मिक्स करके आपने पहले ये एक ब्लॉक बनाया और इसी के सेम एनर्जी में आप ब्लॉक यहाँ भी बना देंगे। तो ये आपके पास सिग्मा स्टार 2pz है और ये सिग्मा 2pz है, ठीक। यहाँ पे 2 ब्लॉक है, 2 ऑर्बिटल्स हैं, कौन से हैं पता है आपको, और इसी तरह से 2 ऑर्बिटल आप यहाँ भी बना देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये कहानी यहाँ तक थी। और अब हमने क्या किया, ये विदाउट 2s2p मिक्सिंग, मैं इधर एक पैरेलल बना देता हूँ चीज़ें, ठीक। तो पैरेलल बनाऊंगा तो आप ये इसको रहने दीजिए। अच्छा, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं जरा समझिएगा। हमारे पास ये जो मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है, इसके बीच और इनके बीच एनर्जी का गैप बढ़ेगा। तो मैं इसको डैश डैश करके लाइन में इस तरह से लिख देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, और यहाँ का गैप ऐसे लिख देता हूँ, ठीक। और साथ ही साथ इनके बीच का भी गैप बढ़ेगा। इसका ये एनर्जी आप ऐसे दिखा रहे हैं और साथ साथ किसका बढ़ रहा है, हाँ, ये वाला पार्ट, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको आप थोड़ा नीचे ले जाएंगे, मतलब जब मैं यहाँ पे 1s का ब्लॉक, ये मैंने यहाँ 1s 2s का ब्लॉक दिखा दिया, ठीक है। तो इन दोनों से थोड़ा मैंने नीचे बना दिया, देखो इसके ऐसे, ये क्या आ गया, सिग्मा 2s, और ये ऐसे बना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिग्मा स्टार 2s। तो ये इससे थोड़ा नीचे चला गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ,
फिर हम लोग ऊपर आ जाते हैं जरा यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, ये तीनों ऑर्बिटल आपने लिए रखे, ये तीनों एनर्जी ऑर्बिटल बराबर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे जब आप इसको देखोगे तो इसका ऊपर एनर्जी आएगा, है ना, तो इसकी एनर्जी ये ऊपर चली गई और ये दो ऑर्बिटल यहाँ पे आ गए, ये दो ऑर्बिटल यहाँ आ गए, लेकिन इसकी एनर्जी बढ़ के कहाँ पे आ गई, इस जगह, यहाँ पे मैंने इसको बना दिया। समझ में आई बात? मतलब ये अब शिफ्ट होके ये जो इस लाइन में था ये ऊपर कर गया, मैंने यहाँ पे दिखा दिया इसको, ठीक। और फिर बाकी जो था उसको भी आप वैसे ही बनाएंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो दो ऑर्बिटल थे ही और यहाँ पे भी ऐसे ही ऑर्बिटल थे, लेकिन अब इस वाले लास्ट वाले में भी क्या हुआ, गैप और बढ़ गया, तो ये जो था इससे भी ऊपर आपने इसको बना दिया। समझ आ रही बात? तो ये सिग्मा स्टार 2p/z, ये थोड़ा आपके लिए बड़ा अलग टाइप का दिखने लगा होगा, बट डरिए मत। अच्छा एक चीज और, इसको हमको थोड़ा बढ़ाना था, मतलब ये थोड़ा नीचे आना था, तो ये देखो यहाँ से एनर्जी क्या हो गई, थोड़ी नीचे आ गई, ये अपने आप नीचे आ गया ना, ये थोड़ा घट गया भाई, इसको और इसको में ये थोड़ा ऊपर आ गया, ये थोड़ा नीचे आ गया, ऐसे ये नीचे आ गया और ये वाला पोर्शन थोड़ा यहाँ पे ऊपर आ गया। समझ गए? तो ये जो चेंजेस हुए हैं दरअसल यही 2s 2p, यानी ये आप आसानी से नोट कर सकते हैं, ये विदाउट है, विदाउट 2s 2p मिक्सिंग है, और ये जो है वो 2s 2p मिक्सिंग है, ठीक है। तो ये आप पूरे ग्राफिकल बात को आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे मैंने इसको चेंज कर दिया है। तो आप मोटे तौर पे देखिए, ये सब तो हो गया, अब आप समझ लीजिए। एक कोशिश की जाती है अपने एफर्ट्स रखने, और एक बार में आप पूरा 100% नहीं सीख पाएंगे, आप 2-3 बार जब खुद पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, तो अपने आप एक कॉमन सी बात बन जाएगी आपके दिमाग में। हमें फाइनली मेन बात क्या समझनी है, आप दोनों टाइप के कॉन्फ़िगरेशन मत भूलिएगा। कैसे करना है, बहुत सिंपल सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं कॉन्सेप्चुअल जो बातें हैं पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, वो सब आप समझ गए हैं। जैसे एक और बात, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हमें एक और बात क्या पता चलती है, जैसे हम लोग बात करते थे किसी एटम के अंदर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता था तो कलर के बारे में एक्सप्लेनेशन देते थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा कलर है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। दरअसल कलर कभी भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर है, उसके लिए जरूरी होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होना, इलेक्ट्रॉन के बीच ट्रांजिशन होता है एनर्जी गैप के बराबर, तभी वो sc/λ से उतना लाइट इमिट करता है। तो ट्रांजिशन तब होगा ना जब इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी लेवल से दूसरे में भेजा जाए। तो ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं ना डिफरेंट एनर्जी के, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो उसको फिर एनर्जी यहाँ तक पहुंचाई जाएगी, तो एनर्जी चेंज के बराबर लाइट इमिट होगी। तो ये सब एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाते हैं, हालांकि इस पे हम लोग आगे बात करेंगे, अभी इसका समय नहीं है। बट पहले फिलहाल ये पढ़ के आप 2 मिनट इसी पर रहेंगे, 10 मिनट, उसके बाद फिर कोई काम करिएगा। तो मैं इसको अब यहाँ से रफ कर देता हूँ और आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कैसे क्या करना है। अब मैं फाइनली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो मेन बातें हैं जिससे आपका काम क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व होने, उस पर आता हूँ। ये सब तो आपके लिए कॉन्सेप्चुअल बातें थी, बहुत सारी चीजें हैं उसको समझने के लिए थी, तो इसको एक बार आपने इसको देख लिया है। चलिए अब 2 बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो मॉलिक्यूल के अंदर पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक, इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको आने चाहिए। और दूसरा बॉन्ड ऑर्डर, इन दोनों पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है, मतलब पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो सबसे ज्यादा बेनिफिटेड वाली बातें हैं वो क्वेश्चंस इसी की मिलेंगे। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक देखते कैसे, कॉन्फ़िगरेशन करिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड आते हैं तो डायमैग्नेटिक। लेकिन इसका एक डायरेक्ट तरीका भी आपको जानना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है,
if the number of total electrons even, then molecule is डायमैग्नेटिक। अगर इवन आ जाते हैं तो डायमैग्नेटिक आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑड, देन पैरामैग्नेटिक। ये दो बातें बस दिमाग में रखनी है, सिंपली आप निकाल सकते हो। बट एक्सेप्शनली आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, क्या 10 और 16 ये दो इवन नंबर है, बट ये कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। अच्छा, ये कोई रूल नहीं बता रही, ये सब शॉर्ट टेक्निक है जिससे आप काम चला रहे हैं, इसका कोई कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं है ना, ये ध्यान रखिए। तो ये शॉर्ट टेक्निक है। आप बोलेंगे सर ये नहीं हम याद करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए फ्री है, मैंने पहले तो वही बताया और सही तरीका भी वही है, आप पूरा कंफ्यूजन करिए, उससे बताइए। लेकिन कई जगह आपको बहुत फायदा करेगा। जैसे मैं सिंपली बात करूँ आपसे, O2 कितना इलेक्ट्रॉन, 16, एक्सेप्शन वाला है, कैसा होगा, पैरा। O2 प्लस कितना हो गया, 15, ऑड नंबर, पैरा। O2 माइनस 1, 17 हो गया, कैसा हो गया, पैरा। O2 माइनस 2, 18, मतलब डायमैग्नेटिक। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, CO14 कैसा, डायमैग्नेटिक। या मैं बात करूं NO15 पैरामैग्नेटिक। B2 कितना, 10, कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। C2 12 कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक। तो ऐसे ढेरों क्वेश्चन है, आप 2 मिनट में कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और बात, मैं इस पर भी आऊंगा। जैसे कुछ जगह आप NO2 के बारे में पूछें तो आपको पता ही ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर भूल जाए तो O2 तो अपने आप में इवन नंबर ही हो गया, बट ये 7 है ना, तो टोटल ऑड नंबर आएंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। इसी तरह से ClO2 पैरामैग्नेटिक, है ना। तो ये सब भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, कई जगह क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है कि O2 क्या है, तो इसका कैटायन का कुछ नहीं करना होता, ये K प्लस है, अलग कर दीजिए, तो O2 माइनस पे दरअसल आपसे पूछा जा रहा है, तो O2 17 यानी पैरामैग्नेटिक। अगर कहीं लिखा है Na2O2 क्या है, तो आपको इससे लेना देना नहीं है, यानी ये केवल ये शो कर रहा है 2Na प्लस हटा दीजिए तो O2 पे -2 आ जाएगा, मतलब डायमैग्नेटिक, ठीक। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मेटल को हटा दीजिएगा, तब उसके बाद जो एनायन होगा उसको पैरामेट्रिक डायमैग्नेटिक बताना होता है। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन जो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पूछा जाता है, और बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा अच्छे से क्वेश्चन। तो आपको ये याद रखना है कि पैरामेट्रिक डायमैग्नेटिक आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो वैसे तरीका आपको पता है कि आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देख लेते हैं तो उस कंडीशन में पैरामेट्रिक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आते हैं तो उस कंडीशन डायमैग्नेटिक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस आप ऐसे करें, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं एक बॉन्ड ऑर्डर शॉर्ट टेक्निक बताता हूँ। चलिए, तो मेरे ख्याल से अपने आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं जरा बॉन्ड ऑर्डर पे आता हूँ। दरअसल बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका तो वही है मॉलिक्यूलर, बट एक और कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, 14 के रेफरेंस में दो पार्ट में बांट देते हैं। इफ टोटल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू और ग्रेटर टू 14 से ज्यादा या इक्वल हो, और एक दूसरी कैटेगरी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लेस देन 14। तो डायरेक्ट क्या करना होगा, हमें 14 के रेफरेंस में अगर मान लें तो हमें क्या करना है, 10 माइनस 4/2 लिख देना है। मतलब जैसे 14 इलेक्ट्रॉन हुए तो 14 मतलब इधर वाला 4 और 10 माइनस 4 लिख देना है। 10 से माइनस क्या करना है, फर्स्ट डिजिट,
2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। जैसे मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन 15 है तो 10 माइनस 5/2, 5/2 2.5। मेरे पास इलेक्ट्रॉन 16 आ गए तो 10 माइनस 6/2 2 आ गया। 17 आ गया 10 माइनस 7/2 कितना आ गया 1.5। 18 आ गया 10 माइनस 8/2 ये कितना आ गया 1। 19 आ गया तो 10 माइनस 9/2 दिस इज अ 0.5। इसके आगे मत जाइएगा। इसके बाद आगे फिर वो पॉलीनाइंस हो जाते हैं जिसको आपने रेजोनेंस से कराया, उसके आगे मत करिएगा। क्योंकि मैं आपको इसको और कहीं लिखना नहीं है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये केवल आपको बॉन्ड ऑर्डर बताने के लिए है। किसी एग्जाम में आप रिटर्न में नहीं लिख देंगे क्योंकि वो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये आपके मतलब की बात है बस, है ना। तो ये नहीं कि आप इसको हर जगह लिखने लगो तो माइनस में भी नंबर वो भी देना सीख जाएंगे। जो सब्जेक्टिव वाले पेपर में वो भी माइनस में आपको दे सकते हैं। अब जरा लेस देन 14 में देख लो तो अब 10 माइनस जैसे 4 करते थे आप, ये फिक्स था। तो अब इसमें बदलाव क्या करेंगे, 4 को फिक्स कर देंगे। 4 9 माइनस 4/2 मतलब जैसे 13 है 14 तक तो वही होगा तो 9 माइनस 12 है तो 8 माइनस 4/2, 11 है तो 7 माइनस 4/2, 10 हो गया तो 6 माइनस 4/2, 9 हो गया तब 5 माइनस 4/2। अच्छा 8 तक क्या करना है, 8 तक तो पता ही आपको सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 2s 1s सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं किसी को। तो यहां तक आप बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बाबा को याद कर सकते हैं। ये भी बातें हैं कुछ। तो ये फिलहाल डायरेक्ट आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख सकते हैं। मैंने इसलिए ये सब बताया क्योंकि आपसे पता है क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 मॉलिक्यूल दिए होंगे और बोला जाएगा बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए। तो आपको बहुत तेजी से क्वेश्चन करना होगा। जैसे मैं अब एग्जांपल दे दूं, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है तो 10 माइनस 6/2 कितना आ गया 2। O2 प्लस 1 कर दिया तो 15 आ गया तो क्या आ गया 2.5। O2 माइनस 1 कर दिया गया तो 17 आ गया तो 10 माइनस है 1.5। और O2 माइनस 2 कर दिया गया 18 है तो 10 माइनस 1। तो सबका ऑर्डर लिख सकते हो आप। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। तो ये सब बातें आप आसानी से निकाल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। अब आपका एक काम की बहुत प्रॉपरली आप पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक बार अच्छे से दोबारा पढ़िए और कन्फिग्रेशन करना, पैरामेट्रिक डायमेट्रिक बताना, बॉन्ड ऑर्डर बताना, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक, एक दो बातें मॉलिक्यूल के अंदर और रह जाती, तो उसको बस छोटे से क्वेश्चन की तरह एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे ही बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अब मैं एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूँ आपको। हमें एक बात पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट की बात आप कर सकते हो, वो एग्जिस्ट नहीं करता। या आप ये बोल सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बराबर आ जाए तो मतलब वो दोनों स्टेबल है। तो जैसे मैं बात करूं Li2 प्लस Li2 माइनस, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो एक बात तो पता है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो आप बोल सकते हो कि उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा है। ऑब्वियसली बॉन्ड का मतलब यही है, दोनों के बीच बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है। जैसे मैं लिथियम की बात करूं तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s2 ऐसे बना दिया आपने। फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 पहले नहीं कर देंगे, उसी से एक इलेक्ट्रॉन निकले, सिग्मा 2 सिग्मा स्टार 2s2 और सिग्मा 2s1 कर देंगे। और जब यहाँ पे 7 की बात आएगी तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में आप एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक, तो एक बात जरा समझिएगा, अगर मैं पहले वाले का बॉन्ड ऑर्डर निकालता तो कितना आता 4 माइनस 2/2 4 माइनस 2/2 दिस इज द 1।
इस पे बात करता था तो क्या करते हम लोग 3 माइनस 2/2 मतलब 0.5, और जब हम Li2 माइनस की भी बात करेंगे तब यहाँ पे 2 4 माइनस 3/2 दिस इज ऑल्सो द 0.5। तो अगर आप ध्यान दो Li2 प्लस और Li2 माइनस इन दोनों में ही 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। तो अगर हमें ये बताना है कि इन दोनों में ज्यादा कौन स्टेबल है, ये तो श्योर है कि Li प्लस Li2 ज्यादा स्टेबल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, बिकॉज 1 बॉन्ड ऑर्डर है। लेकिन अब आप इन दोनों को कैसे समझें? तो एक बात समझिएगा, ये दोनों पहले से नहीं बनते। Li2 के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को निकालना या इलेक्ट्रॉन को देना, उससे आपका ये आयंस बनते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का एंट्री कराना किसी भी मॉलिक्यूल में वो बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेंगे मतलब मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज होगा। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हालांकि वो भी अनस्टेबल होगा, बॉन्डिंग से भी कम होना मतलब डिफिकल्ट है, लेकिन निकाला जा सकता है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग वाला प्रोसेस मतलब सीधा ये है कि अगर आप Li2+ को देखो तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन Li2- में एक एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है। तो अगर आपसे बात की जाए लिथियम Li2 से, जब आप Li2+ बना रहे हैं तो आप यहां पे क्या लिख रहे हैं, रिमूवल ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जबकि Li2- में आप क्या कर रहे हो, Li2- जब आप बना रहे हैं तो वहां पे आप कर रहे हैं एंट्री ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हालांकि दोनों ही प्रोसेस क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन ज्यादा डिस्टेबलाइज ये वाला करेगा। कभी भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्यों पहुंचाएगा? ये अलग बात है कि बॉन्डिंग वाले से एक कम कर दिया हमने, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसीलिए Li2+ वाले का ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एज कंपेयर टू Li2- वाले की, जबकि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 था और यहाँ भी 0.5 होगा। तो इस तरह की क्वेश्चन हालांकि आपको कम मिलेंगे, बट एक क्वेश्चन मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इस तरह की बात भी आपके सामने आ सकती है कि जहां दो मॉलिक्यूल्स होंगे और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा होगा और आपसे कंपेयर करने की बात की जाएगी कौन ज्यादा स्टेबल है। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर एंटी बॉन्डिंग आप इलेक्ट्रॉन भेजना चाहते हैं तो मुश्किल काम है, रेदर देन आप किसी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, वो ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में बता दिया। अब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे पूरे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, जो भी हैं जितने, और मैं आज के वीडियो को यहाँ पे बंद करूँगा और नेक्स्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग होपफुली लास्ट हो। मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात का मतलब ये है, अभी तक जो हम बात कर रहे थे उसमें दो एटम के बीच जो बॉन्ड बना उस पर बात चल रही थी। अब चूंकि बॉन्ड बन चुका है, मॉलिक्यूल बन चुका है, तो अब दो मॉलिक्यूल्स का आपस में जो फोर्स होगा उस पर बात करेंगे। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, वो छोटी बातें, लेकिन हमें अगली क्लास में पढ़ना होगा, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। आप सब बहुत ज़्यादा सुन तो चुके ही होंगे आप, तो उस पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए फिलहाल इसको, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक बहुत सारी जगह आपको मिलेगा, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।